Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I teach you about inferential statistics. Descriptive statistics versus inferential statistics. Descriptive statistics basically organize, summarize, simplify, present the data or describe the data in simple words. But inferential statistics is used to make predictions. It generalized from sample to population, hypothesis testing, relationship among variables. इसमें हम जो है वो predictions जो है वो हम देखते हैं कि make जो हमारे टेस्ट हमने अप्लाई किया था उसके बाद अपने रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो कितने जनरलाइजेबल हैं एंटायर पॉपुलेशन पे. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन. जब हम एक लार्ज पॉपुलेशन लेते हैं उस पर डायरेक्ट हम स्टडी को कंडक्ट करते हैं तो उसके जो इन्फ्रेंसेस होते हैं हम उसको देखते हैं कि वो कितने जनरलाइजेबल हैं. तो ये इन्फ्रेंसेस जो है ये बेसिकली ये हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता चलती है. ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द लार्ज ग्रुप. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम उसमें से सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर हम टेस्टिंग करते हैं. हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, हम अनोवा टेस्ट लगा सकते हैं ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी और वेरिएबल्स कितने हैं हमारी स्टडी में उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सिलेक्ट करते हैं. चेन ऑफ रीजनिंग फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इसमें देखिए पॉपुलेशन है उसमें से हमने सैंपल सिलेक्ट किया है, फिर हम ये करते हैं डाटा को और फिर हम इन्फ्रेंसेस जो है वो उसमें से अफज करते हैं. जो नतीजे होते हैं उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो कितनी सूटेबल हैं और क्या हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ रही है हमारे रिजल्ट्स की. Inferential statistics basically used to accuracy of inferences depends on representativeness of sample from population. Random selection होती है इसके अंदर. Equal chance for everyone to be selected makes sample more representative. Inferential statistics helps researchers for hypothesis testing and answer research questions and derive meaning from the results. तो सैम्पलिंग एरर जो है वो भी हमारी स्टडी में एक एग्जिस्ट करता है जब हम अपना डेटा एनालिसिस करते हैं. वेरिएबिलिटी अमंग सैंपल्स ड्यू टू चांस वर्सेस पॉपुलेशन. तो सम कैन बी ड्यू टू बाय चांस भी हो सकता है, ड्यू टू जो है वो मिस्टेक भी हो सकती है रिसर्चर की. तो सैम्पलिंग में एरर जो है वो आ जाता है हमारी स्टडी में जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं. तो ये सब चीज़ें हम जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और चीज़ें अप्लाई करते हैं हम देखते हैं कि हमारे कितने हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, हमारी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी क्या है और सैम्पल साइज कितना है और उसमें एरर कितना एग्जिस्ट कर रहा है. When making comparisons between two samples, there are two possibilities. Null hypothesis is true और null hypothesis is false. अगर null hypothesis true होता है तो इसका मतलब alternate जो hypothesis है वो रिजेक्ट हो गया, वो false था. और अगर null hypothesis false हो इट मीन कि alternative hypothesis जो है वो ट्रू था. तो अगर false है null hypothesis तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अगर ट्रू हो तो फिर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. वन टेल में जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि बेल शेप जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो रिजेक्शन पोर्शन है 5% है और ये डायरेक्शनल है नल हाइपोथेसिस में, ठीक है. इसके इस मतलब जो इस पर पोर्शन में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है परसेंटेज या डेसिमल में, तो वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और ये जो प्रोपोर्शन है वो जो है वो रिजेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है नल हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल. टू वे में ये देखें कि आप उसको ही 5 पॉइंट को अगर हम 5% को हम डिवाइड करते हैं 2.5% बोथ साइड, पॉजिटिव स्केल पे भी और नेगेटिव स्केल पे भी. तो नंबर लाइन पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे ये 5% रिजेक्शन जो है नज़र आ रहा है हाइपोथेसिस की, जिसमें ये नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि ये टू टेल जो है वो डायग्राम है. इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे स्कोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. जो एक्सट्रीम पे जाएंगे वो हो सकता है जो रिजेक्शन पोर्शन में चले जाएं, हम उसको कह सकते हैं कि जी अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो वो इसमें एक्सट्रीम्स पे लाई करेंगे और अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो फिर वो एवरेज में यानी सेंटर में वो लाई करेंगे हमारे रिजल्ट्स. इसके अलावा हम अनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स. अगर हमारे पास वेरिएबल्स की तादाद जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 और मोर देन 2 हमने कंपैरिजन करना है तो फिर हम उसमें अनोवा टेस्ट को हम यूज़ करते हैं. बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कितनी है अनोवा टेस्ट के अंदर. और इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग फॉर मीन डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अनोवा का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा मेटा एनालिसिस में भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. इट अलाउज फॉर स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग ऑफ रिजल्ट्स
फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ऑफ द सेम फिनोमिना। अब एवरेज, जैसे हमारे पास एवरेज वैल्यूज आती है, लाइक हमारे पास मीन है, अगर हमारे पास मीन ऑफ द मीन है, डिफरेंट मीन है, उसको हमने कंपैरिजन करना है तो हम मेटा एनालिसिस यूज़ करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट तरह के हम टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और ऑन द नेचर ऑफ स्टडी, ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल, उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो टी टेस्ट और नॉट टेस्ट को डील करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।